देखो तो अभी से चेहरे पर ये झुर्रियां आ रही हैं। और हमारी सुमन भाभी को देखो, जैसे कल ही कॉलेज से निकली हो। सच कह रही हो ननद जी, ऊपर से सब उनके गुण गाते रहते हैं, सुमन बहू ये, सुमन बहू वो। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी तारीफें सुन सुनकर। इसलिए कुछ ज्यादा ही अकड़ में रहती है सुमन भाभी। कल नहीं देखा था जब आसू भैया के दोस्त ने आपको उनकी वाइफ ना समझकर सुमन भाभी को समझा, कैसे इतरा रही थी। कुछ नहीं भूली हूँ ननद जी, ये सुमन भाभी मेरी आंखों में करौंदे के कांटे की तरह चुभती है। जानी किस चक्की का आटा खाकर आई है अपने मायके से, जो हम सबसे छोटी और जवान दिखती है। खैर आप ये सब छोड़ो ननद जी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आते होंगे। हाँ भाभी, तैयार तो हो रही हूँ। बस डर है कि कहीं हर बार की तरह आज फिर उन गुण सुंदरी की वजह से कोई तमाशा ना हो। अगर आज कोई तमाशा हुआ ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने अगर गलती से छोड़ भी दिया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो भैया ये है शर्मा परिवार। इसमें जितनी मिर्ची उनकी सब्जी में नहीं पड़ती, उससे ज्यादा उनके घर के ड्रामे में मिल जाती है। इस घर की सबसे दिलचस्प बात है पायल की जिठानी, जो उम्र में बड़ी तो है लेकिन दिखती है सबसे छोटी। और बस यही बात उनकी ननद और देवरानी के दिल में चुभती है। और आज तो भाई रीना को देखने लड़के वाले आ रहे थे, तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। अरे सुमन बहू, रीना को बोलना चेहरे पर कम पेंटिंग करे, वरना फिर वो सारा दोष तुझ पर मर देगी। मुझ पर क्यों मर देगी माँ जी, आज तो उसे देवरानी जी तैयार कर रही हैं। क्या? वो लाली लिपस्टिक तैयार कर रही है? फिर तो हो गया कल्याण। अभी सास सुजाता और सुमन बात कर ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजती है। लड़के वाले रीना को देखने आ गए थे। अरे सुमन, जा रीना को ले आ। जी माँ जी। सुजाता जी, आपकी छोटी बेटी तो वाकई बहुत गुणवान लगती है। हाँ बहन जी, सचमुच बच्ची के चेहरे से अलग ही मासूमियत छलकती है। अरे आप सब गलत समझ रहे हैं, दरअसल हम कुछ भी गलत नहीं समझ रहे आंटी जी। वाकई मेरी होने वाली साली साहिबा बहुत मासूम लगती हैं। अरे नहीं, आप सब वो। अरे वो आ गई आपकी दोनों बेटियां। क्यों बेटा, क्या कहते हो? कैसी लगी तुम्हें हमारी रीना बेटी? बेशक आपकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर और गुणवान है, पर मुझे आपकी ये छोटी बेटी बहुत पसंद है। देखो ना कितनी मासूम सी है। मैं इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये क्या बेटी बेटी कह रहे हैं आप लोग? और माँ जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये कोई बेटी नहीं है, ये हमारी जिठानी है सुमन, रीना की बड़ी भाभी। क्या? पर ये तो आप सबसे उम्र में छोटी और जवान दिखती है। हाँ वो क्या है ना, ये कुछ ज्यादा ही बन ठन कर रहती है ना, इसलिए। पायल तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारी ये चिंगारी लगाने की आदत जाएगी नहीं। भाभी झूठ बोलू तो काला कौवा काटे, पर ये तमाशा पहली बार तो हो नहीं रहा, पहले भी ऐसा हो चुका है। दिखाई रीना की होती है और पसंद आप कर ली जाती हैं। सुमन भाभी, आप जानबूझकर मुझे लेकर सबके सामने आती है ताकि सब मुझे पसंद ना करके आपको पसंद करें। पायल, आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना। तुमने रीना के मन में मेरे लिए नफरत के बीज बो ही दिए ना। पर रीना, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ ये सब कुछ मैं नहीं जानता। अगर ये रीना की भाभी है तो अब इनसे मेरा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। पर मैं बिल्कुल ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो दिखने में अपनी उम्र से ज्यादा छोटी और जवान दिखती हो। तो भाई इतना कहकर टोनी और उनके घर वाले वहां से सरक लिए। पर अब सुजाता शर्मा के परिवार में एक नया कलेश शुरू हो गया। झूठ बोले तो काला कौवा काटे। देखा नाना जी, आज फिर सुमन भाभी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया। आखिरकार जिसका डर था वही हो गया। पायल, तुम रीना के कान भरना बंद करो, ओके? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम हमारे बीच आग लगाकर अपने हाथ सेकने के चक्कर में हो, पर तुम अपनी इस घटिया मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। बस सुमन भाभी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मैं सब समझ गई हूँ। खैर, अब तो आपको कलेजे को इसी जैसी ठंडक मिल गई होगी ना। अब तो हर किसी को आपने अपने लटकों झटकों से दिखा दिया होगा ना कि आप उम्र में हम सबसे बड़ी है पर दिखती सबसे छोटी और जवान है। तो अब हर जगह आपकी उम्र की सुंदरता की चर्चा होगी। ये सब क्या बकवास है रीना, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम मेरे सर चढ़ती जा रही हो। बुगला हंस की चाल चलेगा तो यही सब होगा ना। खैर, तुम लोगों की बकवास से मेरा सिर दर्द हो गया है। चाय बनाने जा रही हूँ, किसी को पीना हो तो आवाज लगाकर बता देना। सुमन भाभी की अकड़ तो देखो ननद जी, एक तो इनकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, आपसे माफी मांगने की जगह उल्टा धौंस दे रही है। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। मैंने सोच लिया इनका क्या करना है। कुछ ऐसा करूंगी कि ये बूढ़ी हो जाएगी, माँ से भी बड़ी दिखेंगी। पर वो कैसे ननद जी? इधर लाओ कान आपके। रीना ने पायल के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया, जिससे पायल की आंखें खुशी से चमक गई। वो लग गई अपने काम में।
अगले दिन दोनों चुपके से बाथरूम में घुसी और सुमन के शैम्पू में उन्होंने सफेद डाई मिला दी। फिर दोनों सुमन के नहाने का इंतजार करने लगी। अब देखना भाभी, जैसे ही सुमन भाभी बाल धोएंगी ना इस डाई वाले शैम्पू से, उनके सारे बाल सफेद हो जाएंगे। फिर वो बड़ी नहीं सीधा बूढ़ी दिखेंगी। क्या प्लान बनाया है ननद जी। चुप चुप चुप, सुमन भाभी आ रही है। अरे मैंने तो बाल गीले कर लिए, पर आज तो गुरुवार है, शैम्पू कर लिया तो माँ जी डांटेंगी। नहीं नहीं, ऐसे ही नहा लेती हूँ। तो भाई फिर क्या था, सुमन ने सिर्फ पानी से नहा लिया, शैम्पू को तो छुआ तक नहीं। जैसे ही वो बाहर आई, उसके गीले बाल देखकर पायल और रीना की आंखें खुशी से चमक गई। अब वो सुमन के बालों के सूखने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद, अरे ये क्या, सुमन भाभी के बाल तो पहले की तरह ही चमकदार और काले दिख रहे हैं। वही तो, आप ये कैसे सफेद डाई लाई थी भाभी? कहीं गलती से सफेद की जगह काली डाई तो शैम्पू में नहीं मिला दी? एक काम ना आपसे ढंग से नहीं होता। अरे मैंने सच में सफेद डाई ही मिलाई थी, पर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक काम करती हूँ, मैं ही अपने बाल धोकर देखती हूँ, तब पता चलेगा क्या माजरा है। तो भाई फिर क्या था, जैसे ही पायल ने उस डाई वाले शैम्पू से बाल धोए, उसके बाल सफेद हो गए। वो चिल्लाते हुए बाहर आई। अरे भाभी, आपके तो सारे बाल सफेद हो गए, अब तो आप ही बूढ़ी लगने लगी, पर ये हुआ कैसे? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया नाना जी, मेरे बाल। अरे पायल भाभी, ये क्या लगा लिया आपने? हाँ, आपके बाल ये सफेद कैसे? आप तो दादी जैसी बूढ़ी लग रही हैं। वो क्या है ना देवर जी, एक नया फैशन है, वो आपने टीवी में देखा होगा ना, वो कैसे नई नई हीरोइनें अपने बालों को सफ़ेद रंग से रंगवाती हैं। कितना अच्छा नया सा लगता है, तो मैंने सोचा मैं भी करा लूं। पायल भाभी, आप तो कमाल करती है। लोग बूढ़े से जवान बनते हैं, आप जवान से बूढ़ी। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस पे गिर जाते हैं। यही पायल और रीना के साथ हो गया। पूरे घर में उसकी खिल्ली उड़ रही थी, पर फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। भाभी आप परेशान मत हो, ये सब कुछ इस सुमन भाभी की वजह से हुआ है। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये बूढ़ी दिखने लगेगी। ये देखो, ये क्रीम है जिसे लगाने से चेहरे पर झुर्रियां और झाई आ जाती है। इसे मैं सुमन भाभी के फेस क्रीम में मिला दूंगी, फिर देखना इसका कमाल। अब ननद रीना ने तो चुपके से सुमन के कमरे में घुसकर अपना काम कर दिया, पर किसे पता था कि उसकी ये चाल भी उल्टी पड़ने वाली थी। ओहो, मैं ये क्रीम कब से लगा रही हूँ, अब तो ये एक्सपायर भी हो गई है। एक काम करती हूँ, नया पैक निकाल लेती हूँ और इसे कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, वरना कोई भी ये एक्सपायर्ड क्रीम लगा लेगा। ये सोचकर सुमन ने वो क्रीम घर के डस्टबिन में डाल दी और अपने कमरे में चली गई। जब दूसरी ओर अपने कमरे की सफाई करके सुमन की कंजूस सास संजीवनी देवी कूड़ा डालने गई, तो उनकी नजर उसी क्रीम पर पड़ी। ये क्रीम, ये तो सुमन बहू की है, पर ये यहाँ क्यों फेंक कर गई? मेरे बेटे के पैसे रोज नई नई क्रीम पर उड़ाती है, मन भर जाता है तो फेंक देती है। एक काम करती हूँ, इसके क्रीम निकाल कर मैं रख लेती हूँ, इससे सुमन को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कूड़ेदान से क्रीम ली और बर्बादी भी बच जाएगी। बेचारा मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और ये महारानियाँ। यह सोचकर सास संजीवनी ने वो क्रीम अपनी फेस क्रीम की डिब्बे में भर ली और उसे वापस कूड़ेदान में फेंक दिया। उधर रीना को कॉलेज जाना था, तो वो तैयार होने लगी। क्योंकि रीना और उसकी माँ एक ही कमरे में रहते थे, तो रीना ने वही अपनी माँ की रोज वाली क्रीम उठाई और रगड़ कर चेहरे पर लगा ली। पर जैसे उसने क्रीम चेहरे पर लगाई, वो तेजी से चीख पड़ी। मेरा मुंह बहुत जल रहा है। ये क्या ननद जी, आपका चेहरा तो पूरा लाल पड़ गया और उस पर इतने सारे दाने भी निकल आए। यह हालत तो सुमन भाभी की होनी चाहिए थी, पर वो देखो उनका चेहरा कैसे चमक रहा है। ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? ये सुनकर तो रीना के दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। पर जैसे ही रीना की माँ ने कूड़ेदान से क्रीम उठाकर रखने की बात बताई, तो रीना और पायल ने अपना सिर पीट लिया। आप लोगों को क्या हो गया है? ये सब रोज रोज आप लोग क्या क्या लगाया करते हो? कभी पायल बाल सफेद कर रही है, कभी तुम चेहरा लाल कर रही हो, फिर दोष मुझे दोगी। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ किचन में। हे भगवान, सब अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, पर ये खाकर पैदा हुई है। कुछ भी कर लो, पर ये हर बार बच जाती है। आखिर क्या करें हम? ननद जी, हमारा सब किया उल्टा पड़ रहा है और ये सुमन भाभी तो दिन पर दिन और चमकती जा रही हैं। पर आप परेशान मत होना, इस बार ऐसी चाय लाई हूं कि इन्हें बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब सब आप मुझ पर छोड़ दो और आप जाकर अपना चेहरा डॉक्टर को दिखा लो। सुना है आपको फिर से जल्दी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगले दिन, माँ तुझे पता भी है
तेरा लाल बाहर क्या गुल खिला रहा है? सब रोका टोकी मेरे लिए ही थी आप लोगों की। लड़की हूं ना मैं। वेदिका गुस्से में अपने मायके आती है और आते ही सौरभ को ताने देने शुरू कर देती है। वेदिका, आते ही तुम शुरू हो गई। 2 मिनट शांति से बैठो तो सही। अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके आई हो क्या? मेरे ससुराल वालों का छोड़िए आप। ये बेटा आपका सरेआम किसी लड़की के साथ घूम रहा है। बुलबुल बाग में मैंने इसे खुद देखा एक लड़की के साथ घूमते हुए। छोटी सी बात के लिए आप लोग मुझे कितना कुछ सुनाते थे। पता नहीं आपका लाल किस सड़क छाप लड़की को इस घर की बहू बनाने के सपने दिखा रहा है। क्या? कौन है वो लड़की सौरभ? माँ, आप दीदी की बातें मत सुनो, वो बस मेरी दोस्त है। माँ ये झूठ बोल रहा है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दोनों दोस्त हैं। सौरभ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जो बात है सच सच बताओ। वाह पापा वाह, इस घर में मेरी एक बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन सौरभ की देखो हर एक बात मानी जा रही है। मेरी तो आप लोगों ने अरेंज मैरिज कर दी। वेदिका, सबसे पहली बात तो तुम खुद की और सौरभ की तुलना करना बंद कर दो। हमारे घर में कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं हुआ। तुम्हारी शादी के वक्त हमने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कोई पसंद है या नहीं। तुम्हें कोई पसंद नहीं था, इस वजह से तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई। और ये बात याद रखो, अभी तक हमने सौरभ को शादी के लिए अनुमति नहीं दी है। मुझे क्या है, मैं थोड़ी ना अभी इस घर में रहती हूँ। मुझे तो आप लोगों की फिक्र है। सोचो अगर ये सौरभ कोई भी लड़की उठाकर इस घर में लेकर आया तो हमारा क्या हाल होगा। नहीं नहीं, वेदिका बिल्कुल सही कह रही है। सौरभ, तुम्हारी पसंद की हुई लड़की हम बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे। माँ, आप दीदी की बातों में मत आओ। सुरभि बहुत अच्छी लड़की है। दीदी बेवजह आपको भड़का रही है। देखो माँ, उस लड़की ने इसे झूठ बोलना भी सिखा दिया है। अभी तो कह रहा था वो लड़की सिर्फ इसकी दोस्त है। सुरभि ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, वो तो मैं डर गया था। वो जो कुछ भी है, तुम्हारी ये सुरभि हमें हमारे घर में नहीं चाहिए। तुम्हें घुमा रही है, पता नहीं और किसे किसे। वही तो। और ये लव मैरिज टिकती थोड़ी ना है। मेरी वो दोस्त सीमा, उसे का देख लो क्या हाल हो गया साल भर में। एक बार आप लोग सुरभि से मिल तो लो। पहले उसके बारे में गलत अंदाजा क्यों लगा रहे हो? सच में सुरभि बहुत अच्छी है। आप सब लोग चुप हो जाओ। हर बात को लेकर कलेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौरभ कह रहा है कि वो लड़की अच्छी है, तो पहले हमें उस लड़की से मिलना चाहिए, बाद में कुछ सोचते हैं। मोहन थोड़ी देर के लिए सबको चुप कराता है, लेकिन वेदिका वहां थोड़ी ना रुकती है। मोहन और सौरभ के घर से जाने के बाद वेदिका फिर से शुरू हो जाती है। माँ, आपको पता है मेरा देवर भी ना मेरी देवरानी के बारे में सबको अच्छी अच्छी बातें बताता था शादी होने से पहले। हमारे घर वालों को लगा लड़की अच्छी है तो मेरे देवर की शादी उनकी पसंद से कर दी गई। लेकिन जैसे ही देवरानी घर में आई उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे भाई, अब तो मेरी देवरानी मेरी सास को उंगलियों पर नचाती है। मेरे देवर को भी ना उसने पल्लू से बांध रखा है। मुझे तो डर है कहीं यही हाल लव मैरिज करने के बाद हमारे सौरभ का ना हो जाए। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे डर लग रहा है वेदिका, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या। हमारे घर में आखिरी शब्द तुम्हारे पापा का ही होता है। देखते वो क्या निर्णय लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मोहन सुरभि और उसके घर वालों से मिलने का तय करता है। मोहन अपने घर वालों को लेकर सुरभि के घर जाता है। कई दिनों तक ऐसा मिलना जुलना चलता रहता है। एक दिन सुरभि और सौरभ का रिश्ता तय होता है। कर लिया ना तुम्हें जो करना था वो। पापा ने तुम्हारी बात मान ही ली ना, कर दी ना तुम्हारे रिश्ते के लिए। हाँ, लेकिन खुद को आईने में देखा है तुमने? कितने खूबसूरत हो तुम। तुम्हें कितनी अच्छी लड़की मिल जाती। पता नहीं तुम्हें वो सुरभि कैसे पसंद आ गई। मुझे तो लगता है उस सुरभि ने तुम्हें प्यारी प्यारी बातों में फंसाया है। अपने प्यार की पट्टी बांध दी है उसने तुम्हारी आंखों पर, जो तुम्हें तुम्हारे और उसमें का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहाँ तुम कहाँ। सच तो ये कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। पता नहीं दीदी, आपको क्या प्रॉब्लम है सुरभि से, हमारे रिश्ते से। जब से आपको सुरभि के बारे में पता चला है, आप बस हमारा रिश्ता खत्म करने के बारे में सोच रही हो। सुरभि ने मुझे प्यारी प्यारी बातों में फंसाया है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो ऐसे किसी की बात पर विश्वास कर लूँ। देख रही हो ना माँ, अभी सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, लेकिन तुम्हारा लाल अभी से अपनी पति की तरफदारी कर रहा है। मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल, लेकिन अगर वो सुरभि इस घर में आ गई ना तो फिर आप बुरी फंस जाओगी। बस इसी बात की चिंता है मुझे। अब मैं क्या करूँ वेदिका, मेरा बेटा उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया है। अब तुम्हारे पापा, उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। अब तो जो भी होगा मुझे सहना होगा। वही तो कह रही हूँ माँ मैं, अगर वो लड़की इस घर में आ गई ना तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ही होगी। ये लव मैरिज करके आई हुई लड़कियाँ किसी का कुछ नहीं सुनती, बड़ी बदतमीज़ होती हैं। आपसे घर के सारे काम करवाएगी वो लड़की, उसके अत्याचार आपको ही सहने पड़ेंगे। इसका क्या, ये तो चला जाता है दिन भर काम पर।
दीदी अब क्यों बेवजह माँ को भड़का रही हो, माँ के कान भर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं माँ के कान भर रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ माँ को भड़का रही हूँ? लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना, ये सच्चाई है। और अगले कुछ दिनों में ये तुम्हें पता चल जाएगी। तब तुम्हारे पास बचने के लिए कुछ नहीं होगा। तब रोते हुए मेरे पास मत आना। वेदिका सौरभ और सुरभि की शादी ना हो इसलिए कभी राधिका के कान भरती है, कभी सौरभ को सुरभि के बारे में भड़काने की कोशिश करती है। वेदिका के लाख प्रयास करने के बावजूद सुरभि सौरभ के घर में बहू बनकर आ जाती है। हमारी बराबरी की कोई बहू इस घर में आती तो साथ में कितना कुछ लेकर आती। इस सुरभि के मायके वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से हमसे ही शादी का आधा खर्चा ले लिया। माँ आप ही बताओ, हमारे में ऐसा होता है क्या? अब मेरी शादी देख लो ना, आप लोगों ने अकेले की। मेरे ससुराल वालों ने फूटी कोड़ी नहीं दी। सुरभि के घर वालों ने तो मान पान भी नहीं किया ठीक से। ऐसे थोड़ी ना होता है। वेदिका अब जाने भी तो बेटा, अब हो गई ना शादी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हमें लड़की वालों से कुछ लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। वो तो है माँ, लेकिन उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? बड़े घर में बेटी भी आई है इसके माँ बाप ने, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर पाए। दीदी, मेरे पापा हमारी शादी का खर्चा उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन सौरभ, उसी ने मना कर दिया। सौरभ का कहना था कि अगर शादी दोनों की ही हो रही है तो खर्चा मेरे पापा अकेले क्यों करें। अरे रहने दो सुरभि, जब से तुम सौरभ की जिंदगी में आई हो ना, वो पूरा बदल गया है। तुम्हारी ही बोली बोलता है। तुम नसीब वाली हो जो तुम्हें सौरभ मिल गया, और सौरभ के साथ साथ इतना बड़ा घर और खानदानी गहने भी। काश तुम्हारी तरह लड़कों पर डोरे डालना, मीठी मीठी बातों में लड़कों को फंसाना मुझे भी आता, तो आज मैं भी किसी के घर में जाकर तुम्हारी तरह राज कर रही होती। देखो ना माँ, सौरभ इसे घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड लेकर जा रहा है। मेरा पति तो मुझे मनाली लेकर गया था, उसके लिए भी मैंने ही उसे मनाया था। पता नहीं इसने सौरभ पर क्या जादू किया है। दीदी, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना मैंने सौरभ पर डोरे डाले हैं, ना ही उसे फंसाया है। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैंने सौरभ पर कोई जादू नहीं किया। शादी करके आए हुए सुरभि को 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन वेदिका ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। सुरभि वेदिका को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वेदिका की बातें सुनकर सुरभि मायूस हो जाती है। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ सुरभि, तुम इतनी मायूस क्यों हो? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? नहीं, वो ऐसे ही। मम्मी पापा की याद नहीं आ रही तो फिर वेदिका दीदी ने कुछ कहा है क्या? पक्का उन्होंने ही तुम्हें खरी खोटी सुनाई होगी। पता नहीं दीदी कब सुधरेगी। पता नहीं दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है सौरभ। दीदी कुछ भी बोलती रहती मेरे बारे में। माँ जी को भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बता रही थी। कह रही थी मैंने तुम्हें फंसाया है, तुम पर डोरे डाले हैं, जादू किया है, और न जाने क्या क्या कह रही थी। मुझे तो उनकी बात सुनकर रोना ही आ गया। जब से दीदी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, दीदी यही सब कर रही है। मुझे पता था वो तुम्हें बुरा लगेगा, ऐसा ज़रूर कुछ करेगी। लेकिन देखो, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। हमारी अभी अभी शादी हुई है तो 2 दिन रहेगी दीदी, फिर चली जाएगी। प्लीज़ 2 दिन मेरी दीदी को मेरे लिए झेल लो। सौरभ के समझाने से सुरभि वेदिका की बातों को नज़रअंदाज करने लगती है, लेकिन वेदिका तो एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी सुरभि को सुनाने का। एक दिन, माँ देखो किचन में तुम्हारा लाल कैसे अपनी पत्नी के आगे पीछे कर रहा है। जो लड़का खुद के लिए उठकर एक गिलास पानी नहीं लेता था, वो लड़का आज किचन में है। देखो तुम्हारी बहू ने कितना बदल दिया तुम्हारे सौरभ को। मुझे तो डर है कहीं ये लड़की इसी तरह सौरभ को अपने पल्लू से ना बांध ले। मैं सोचो अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, कोई आपका कुछ सुनेगा नहीं। इस घर में सिर्फ और सिर्फ सुरभि का हुक्म चलेगा। हाँ तो अच्छा है ना। मैंने सुना है जिस घर की बहू खुश रहती है वो घर हमेशा खुश रहता है। और एक बात है, ब्याही हुई लड़कियां मायके से ज़्यादा ससुराल में शोभा देती है, ऐसा भी किसी ने कहा है। लेकिन तुम्हें देख कर लगता नहीं, क्योंकि तुम तो ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती हो, ऊपर से अपनी माँ को फोकट का ज्ञान भी सिखाती हो। बस बस पापा, बहू क्या इस घर में आ गई, आपको बेटी बोझ लगने लगी है? आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपके घर में आग लगा रही हूँ, तो चली जाती हूँ मैं अपने ससुराल। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगले कुछ ही दिनों में जब आपकी बहू उसके असली रंग दिखाने शुरू कर देगी ना, तब तुम दोनों को मेरी कही हुई हर एक बात याद आएगी। वेदिका गुस्से में अपने ससुराल चली जाती है। अगले कुछ दिन अच्छे जाते हैं। सुरभि, मोहन और राधिका का अच्छे से ख्याल रख रही थी, बहू का हर एक फर्ज निभा रही थी। वेदिका मायके से चली गई, लेकिन फिर भी वेदिका राधिका से फ़ोन पर बात करके अपने मायके की हर एक बात पता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुरभि ने राधिका को कुछ ही दिनों में यकीन दिला दिया था कि वो भले ही लव मैरिज करके इस घर में आई है, लेकिन उसने रिश्ता सिर्फ सौरभ के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ जोड़ा है।
सुरभि ने बहुत कम समय में राधिका का दिल जीत लिया था। वेदिका चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मायके की बातें पता करने की, राधिका को सुरभि के बारे में भड़काने की, लेकिन अब राधिका वेदिका की एक बात नहीं सुन रही थी। इसलिए अपने मायके में क्या चल रहा है इस बात की वेदिका को जानने की बेचैनी बढ़ जाती। वेदिका फिर से अपनी बेटी को लेकर मायके में रहने चली आती है।